हेलो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार जैन अपने टेलीविज़ दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लाया हूं कि टेली प्राइम में यप 11 फीचर्स और यप 12 कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों मेनू क्या-क्या काम करते हैं, इसमें कौन-कौन सी ऑप्शन होती है, उस ऑप्शन का मीनिंग क्या है, उस ऑप्शन को इनेबल करने पर अपने को कौन-कौन से रिपोर्ट्स मिलते हैं और कौन-कौन सा वाउचर में चेंज मिलता है। ये और इसी से जुड़ी बहुत सारी बातें आज आपको एप 11 फीचर्स और एप 12 कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से मिलेगी। तो मेरी आपको कन्विंस है कि वीडियो को कहीं स्किप न करते हुए स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिए। अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा टैली का मैंने एक कंपनी ओपन किया है, टेलीवाइज दिशाई, और यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी गेटवे ऑफ टैली इस स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पर अगर आप यप 11 फीचर्स प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड दिखती है, किसको इनेबल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और इनेबल करने के बाद में क्या इफेक्ट होगा, ना अगर नो दिया है तो इफेक्ट क्या होगा। इन बातों की उलझने सभी बच्चों को रहती है, भले ही वो थोड़ा ओल्ड हो या फिर न्यू कमर्स हो टैली में। लेकिन अगर आपने इसको सही तरह से नहीं दिया तो टैली में आप सभी ऑप्शन का यूज नहीं कर सकेंगे। तो आइए उसी बात को लेकर अपन एक एक वन बाय वन ऑप्शन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला दिख रहा है अपने को मेंटेन अकाउंट्स। तो बच्चों, मेंटेन अकाउंट्स को तो आपको यस ही देना है। एक और क्वेश्चन होता है जो टैली ईआरपी में पूछा गया था, जब अपन कंपनी क्रिएट करते हैं ना तब मेंटेन अकाउंट्स पूछा जाता है। तो मेंटेन अकाउंट्स अपन टू टाइप्स के ओपन करते हैं, एक होता है अकाउंट्स ओनली और एक होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ज्यादातर मेंटेन अकाउंट्स अकाउंट ओनली करते हैं प्रोफेशनल लोग, क्योंकि वो ट्रेडिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंट में अकाउंट्स ओनली में कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग सिंपल होती है। लेकिन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में क्या होता है, उसमें ट्रेडिंग होती है, परचेज, सेल, स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसा किलो, ग्राम, लीटर, मीटर, टन, कुंटल। तो इसलिए आपको मेंटेन अकाउंट में पूछा जाता है कि आप अकाउंटिंग किस तरह कर रहे हो, अकाउंट्स ओनली में कर रहे हो या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में कर रहे हो। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये बड़ी काम की चीज है दोस्तों। आप देखते हो अगर आपने शॉपकीपर को कैश दी तो वो कैश अपने ड्रावर में डाल देता है और आपको गुड्स देता है। लेकिन क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल के बारे में ऐसा नहीं होता है। वो अपनी बही खाता निकालता है और आपको जितना माल उधारी पर बेचा है या आपने खरीदा है तो वो उसमें नोट करता है, क्योंकि वो एक क्रेडिट सेल, एक उधारी की सेल और परचेस होती है। तो ये भी बिल वाइज एंट्री का मतलब है आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम बनाना। तो ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग का प्रोग्राम बन जाता है जो आपको गेटवे ऑफ टैली पर से मिल जाता है, जिसको आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम बोलते हैं। वो भी दो प्रकार की होती है, एक पेबल और एक रिसीवेबल। पेबल में आपको सन्ड्री क्रेडिटर के तरफ से लाए हुए परचेज बिल की एंट्री दिखेगी। तो रिसीवेबल में आपको आपने जो कस्टमर को माल बेचा है, सन्ड्री डेटर्स को उधारी पर माल बेचा है, उनकी सारी एंट्रीज दिखेगी, जिसमें डेट दिखता है, नाम दिखता है, बिल नंबर दिखता है, अमाउंट दिखता है और डेज दिखता है कि कितने डेज में पैसे आना बाकी है। आप ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। उसके बाद में कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब एक शॉर्ट लेजर, जिसको आप सब लेजर भी बोल सकते हो, एज लाइक सब लेजर। वो लेजर जैसा ही होता है, लेकिन लेजर जैसा अपने को डिस्प्ले अकाउंट लेजर में दिखता है वैसे कॉस्ट सेंटर नहीं दिखेगी, इसका रिपोर्ट अलग से बनता है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा टैली में नहीं बढ़ता है, तो आपको कंप्यूटर भी हैंग होगा नहीं और बैकअप लेने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कर कॉस्ट सेंटर करके रखा है।
और इस पर मेरा एक वीडियो भी है, जो सैलरी, जो तारक मेहता की टीम है उनकी सैलरी की मैंने एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में मैंने कॉस्ट सेंटर का यूज किया है। तो फटाफट आप वह भी वीडियो मेरा देख लीजिए। उसके बाद इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये क्या चीज हुई? तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब है दोस्तों, जब अपन अपना बैंक बैलेंस होता है बैंक में, वो सेविंग अकाउंट हो या और कोई भी बैंक बैलेंस वाला अकाउंट हो, तो बैंक आपको ब्याज देती है, क्वार्टरली देती है, हाफ ईयरली देती है या ईयरली देती है। 4% से लेकर 6% तक ब्याज की राशि होती है। तो बैंक से तरफ से मिलने वाला ब्याज की राशि अपने को कितनी मिली, ये अगर अपने को टैली करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना होगा। जब अपन बैंक का लेजर ओपन करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पर ये ऑप्शन ना पूछे तो आपको F11 फीचर्स में आकर यस करना है, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वहां पर ऑप्शन आ जाएगी और आपको स्टाइल में वो परसेंट देना है। उसके बाद दोस्तों लिखा है मेंटेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सभी जगह की जाती है। अगर आपको एटम वाइज परचेस करना है तो आप इन्वेंट्री को दे सकते हो। वैसे ही इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इस बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना है या अकाउंट्स ओनली में करना है। ओके। उसके बाद इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, यह अपने को कब काम आता है दोस्तों? जब अपन ऑटोमोबाइल्स या और कोई भी शोरूम चलाते हैं, तो वहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल डाल के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को भी 2 या 3 चांस मिले कुछ डिस्काउंट के तौर पर। पहले ही अमाउंट अपन उनको कम बता दें। उसके बाद इनेबल बैचेस, ये मेडिकल स्टोर्स में बहुत काम आता है। कौन सा डिब्बा कहाँ पर रखा है दवाई का, ABCD वाइज अपन यहाँ पे बैचेस बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, यह भी मैंने देखा है कि जॉब ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जब अपन अपनी मैकेनिक के पास गाड़ी डालते हैं तो वो अपना जॉब कार्ड बनाता है, और उस जॉब कार्ड पर अपने को जो जो चीज़ें अपने को आज लगने वाली है रिपेयरिंग के लिए, तो वह वर्कशॉप मैनेजर से लेके वो जॉब कार्ड पर मेंशन कर देते हैं। ओके। उसके बाद में कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये बहुत ही मिसलेनियस सब्जेक्ट है और इतना कुछ काम न पढ़ने वाले। डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, यह एक ट्रेड डिस्काउंट का मामला है। जब अपन बिल बनाते हैं तो बिल बनाते समय क्या होता है कि बिल में ही आप डिस्काउंट दे देते हो, मतलब B2B डिस्काउंट, इसको बोलते हैं बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और वह आपको बिल में ही शो होके दिखेगा। उसके बाद में सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, ये इनवॉइस बनाते समय भी आपको यह ऑप्शन काम आती है, या आपको कोई भी बिल में दिख जाएगी। इसका भी कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। अब ये GST के कुछ इसमें फंक्शन दिए हैं, यहाँ आप पढ़ के भी उसको यस या नो कर सकते हो। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर आप चाहते हो कि GST में काम करना है तो आप यस दे सकते हो, लेकिन स्कूल कॉलेज में ज़्यादातर GST नहीं होता है, वो GST का इनपुट भी नहीं ले सकते। अगर GST रजिस्ट्रेशन ना हो तो उस समय में अपने को यहाँ पे GST इनेबल करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बाकी अगर GST इनेबल किया है तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे GST नंबर भी अपन डाल सकते हैं। ओके। उसके बाद में TDS के लिए भी है, आप यहाँ पर यस देने के बाद में आप TDS का डिडक्शन कर सकते हो जितना भी परसेंटेज दिया है। और TCS भी होता है, टैक्स कलेक्शन सोर्स। यह अपने को आर्टिफिशियल जो नेचुरली चीज़ें हैं जो अपने को जंगल में मिलती है, जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, गम हो गया, ऐसे तेंदुपत्ता हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ों पर TCS कट होता है। और मेरे अपकमिंग आने वाले वीडियो में भी TCS का वीडियो आपको दिखेगा, तो वो भी आप जरूर देख लेना। उसके बाद में वैट, अब वैट तो अपना मामला नहीं है, ये गवर्नमेंट वैट चलाते हैं, डीजल पेट्रोल जहाँ भी है, तो इसका अपने को कोई काम नहीं है। एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है, सर्विस टैक्स बंद हो चुका है। अगर गवर्नमेंट यूज करता है तो वो देखेंगे, अपना कोई यहाँ पर विषय नहीं होता है। ऑनलाइन एक्सेस अगर आपको देना है, किसी ब्राउज़र से कुछ रिपोर्ट इनेबल करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है, अपलोड करना है, वह सभी आप कर सकते हो।
यहाँ पर रिमोट एक्सेस, ये एक अच्छी फैसिलिटी है। ये ईआरपी में भी थी कि अगर रिमोट का एक्सेस देना है, अपने मैनेजर अपने ओनर बाहर बैठे हैं कहीं और आपका उनको टैली देखना है, बैकअप देखना है, सब कुछ देखना है, प्रिंट आउट करना है, तो वहाँ बैठे बैठे ही वो सब कुछ क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पेरोल, यह पेरोल होता है सैलरी से रिलेटेड, ये बड़ा सब्जेक्ट है। इसका स्पेशल वीडियो मेरा अपकमिंग जब आएगा तब आप डिटेल्स देख सकते हो दोस्तों। तो आप रोज़ मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे भी टैली विद दिशाई इस चैनल पे ही आपको दिखेगा। रोज़ नए नए वीडियो अपलोड होते ही है। अदर्स में क्या दिया है, पेमेंट रिक्वेस्ट शेयर, पेमेंट लिंक, ये क्यूआर कोड की नई फैसिलिटी आई है। आपको क्यूआर कोड यहाँ पर अपलोड करने के बाद में जब जब आप सेल बिल इशू करते हो कस्टमर को, तो कस्टमर को सेल बिल पर ही क्यूआर कोड चला जाएगा और बाय सेल बिल वो आपको वहीं से पेमेंट कर दिया करेंगे, या फिर यहाँ से ही आप उनको सेल बिल इशू कर सकते हो वाया नेट। ओके, मल्टीपल एड्रेस इनेबल, मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, गोडाउन एड्रेस हो सकते हैं, शोरूम एड्रेस हो सकता है, शॉप एड्रेस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकता है। मार्क मॉडिफाई वाउचर, इतना कुछ इशू इसका भी नहीं है। तो मैंने आपको लगभग से लगभग एप 11 फीचर्स का दिखा दिया है दोस्तों। अब मैं आता हूँ एप 12 कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे भी फटाफट देख लेते हैं। यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय। देखिए दोस्तों, कॉलेज में अपने को डेबिट क्रेडिट भी पढ़ाया जाता है और जब अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लिखते हैं तो वहाँ पे अपने को टू बाय भी पढ़ाया जाता है, बराबर है। और एंट्रीज में आपको डेबिट क्रेडिट पढ़ाया जाता है। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब ही टू बाय है और टू बाय का मतलब ही डेबिट क्रेडिट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने को क्या हैबिट है। अगर अपने को डेबिट क्रेडिट फेवरेबल लगता है तो आप टू बाय की जगह यहीं से नो करके आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस एंड डेट, ठीक है। यह जब अपन सेल बिल परचेज बिल बनाते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस डेट, रेफरेंस सप्लायर, ये सभी दिया जाता है। वन निगेटिव कैश बैलेंस, ये ऑलरेडी यस ही होता है, डिफ़ॉल्ट यस ही होता है, इसको यस रहने दीजिए। क्योंकि जब अपन कैश बुक से कोई भी डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रा एंट्री लेते हैं तो वो शो करता है कि आपके पास बैलेंस कितना है और आप कितना पेमेंट कर रहे हो। अगर अपने पास बैलेंस है 50,000 रुपये और अगर अपन 52,000 उस दिन में पेमेंट कर रहे हैं तो 2,000 रुपीज़ वो आपको निगेटिव कैश बैलेंस शो करेगा। उसके बाद में प्री अलोकेटेड बिल रिसीट पेमेंट जनरल वाउचर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि पेमेंट और रिसीट के थ्रू भी आप एक जर्नल एंट्री ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट और रिसीट का रूल क्या है कि आप पेमेंट में क्रेडिट में बैंक या कैश ही आएगी, रिसीट में कैश या बैंक ही डेबिट में आएगी। लेकिन आप जर्नल एंट्री में भी कैश की एंट्री कर सकते हो जनरल F7 वाउचर के थ्रू। यह भी कभी कभी काम आ जाता है दोस्तों। ओके, शो लिस्ट बिल सिलेक्शन, इतना कोई इसका भी इशू नहीं है, इसको छोड़ देते। कॉस्ट सेंटर अभी मैंने आपको बता भी दिया है थोड़ी देर पहले। स्किप डेट फील्ड ड्यूरी वाउचर क्रिएशन, ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर यहाँ यस देते हैं तो वाउचर के अंदर। ओके, शो इन्वेंट्री डिटेल, यह आप आइटम वाइज परचेस सेल कर रहे हो तो यहाँ पे यस आप कर सकते हो। करंट बैलेंस ऑफ लेजर, वाउचर देते समय अगर आपको वही दिखे कि इस लेजर का बैलेंस पहला कितना है और अभी कितना हो जाएगा तो ये यस रहने दीजिएगा, ये भी बहुत काम की कमांड है। शो बैलेंस एज ऑन वाउचर, यहाँ यस देते हैं फिर भी मैंने नहीं देखा है दोस्तों कि वाउचर पे बैलेंस दिखेगा। क्योंकि अगर हो सकता है ये वाउचर बैलेंस कस्टमर को वाउचर चला जाए, अगर अपन रिसीट लेते हैं उनको रिसीट चले जाती है, उस पर बैलेंस चले जाता है। और अगर अपन ने डेट कम ज़्यादा की और उसके बाद में कोई रिसीट वाउचर दिया तो पहला वाउचर ये और ये वाउचर ये मैच नहीं होगा दोस्तों। तो इसको नो रहने दीजिए, कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं है पर प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए। शो फाइनल लेजर बैलेंस, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, ये बार बार आ रहा है। शो बिल वाइज डिटेल, यह अपन आउटस्टैंडिंग के प्रोग्राम में देख चुके हैं। वाउचर बनाते समय वार्न वेन वाउचर नंबर आप 16 कैरेक्टर डिजिट जो भी है वो दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ऐसा यहाँ पे बता दिया है।
उसके बाद में डिफ़ॉल्ट बैंक अलोकेशन, यह भी कमांड अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बैंक नीचे जो जितनी भी कमांड है वो सभी आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। जैसे कि चेक ऑटो चेक नंबर लेगा कंप्यूटर आपका, पहले जो चेक कैंसल अगर चेक हुआ तो फिर कैंसल चेक की एंट्री होगी, नहीं तो सीक्वेंस से ही नंबर चलेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट चेक रेंज, चेक रेंज का मतलब होता है बैंक ने आपको फ्रॉम टू दिया होगा, चेक नंबर 25 का बॉक्स बंडल दिया होगा या 50 का, तो पहला नंबर और 50 नंबर का बंडल, आखिरी का नंबर चेक का, यह अगर आप रेंज डाल देते हो तो अगर बीच में का कोई आपने गलत नंबर भी डाल दिया तो आपका कंप्यूटर टैली आपको शो करेगा कि यह तो रेंज के बाहर जा रहा है। देखो दोस्तों कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन के लिए सेल करते जाइए। ओके, उसके बाद में शो बैंक अलोकेशन डिटेल्स, इसको यस रखो नो रखो, इतना कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद में बैंक डेट व्हेन अल्टरिंग रिकनसाइल वाउचर, इसको यस करो या नो करो। जब अपन रिकनसाइल करते हैं तो वो वाउचर की डेट लेना चाहिए या बैंक डेट लेना चाहिए, यह वो सवाल पूछ रहा है, यह आप पर निर्भर करता है। प्रिंट चेक सेविंग वाउचर, जब अपन चेक की प्रिंट देते हैं तो वो सेव होने के बाद में प्रिंट चाहिए है क्या, यह आपसे पूछ रहा है। चेक डिटेल बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट करने के पहले एक बार वो वाउचर शो करेगा कि देख लीजिए आपकी सही है क्या इंफॉर्मेशन। अब ये प्रोवाइड पार्टी वाइज जीएसटी देना है तो आप यहाँ यस दे दीजिए। फिर एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड अगर देना है बिल में तो भी आप यस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होते आया है, कितना लंबा हुआ है ये मुझे सेव करने के बाद ही पता चलेगा। तो आज मैंने आपको यप 11 फीचर्स और यप 12 कॉन्फ़िगरेशन, टैली प्राइम और टैली ईआरपी के भी कुछ फंक्शन बोल बता दिए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने को बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे लगी है, तो आप भी उतनी मेहनत से दोबारा या 3 बार वीडियो को देख लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए और मेरा आने वाला हर वीडियो देखते रहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक करे बिना मत रहिए, मुझे थोड़ी-सी मार्किंग भी हो जाती है और मैं मोटिवेट भी हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस अ, वीडियो के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।